जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के दैनिक उत्तर लेखन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो उत्तर लेखन है उसका डे 20 है, यानी 20वें दिन में हम लोग बेसिकली एथिक्स की केस स्टडी डिस्कशन करेंगे। और देखिए, केस स्टडी पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपको केस स्टडी में सबसे पहले ये बात हमेशा डिसाइड करनी है, ये बात जरूर देखिएगा केस स्टडी के बाद, कि आप क्या आंसर इस तथ्य पे लिख रहे हैं कि आपका पद कौन सा है, या हर केस स्टडी में, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप हर केस स्टडी में अपने आप को डीएम एसडीएम कुछ मान लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। समानता मैंने बहुत सारी कॉपी में चेक करता रहता हूँ, तो जनरली ये गलती मिलती है कि लोग क्या करते हैं, अपने आप को डीएम एसडीएम मान के हर केस स्टडी लिखते हैं, उसी हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं। तो ये केस स्टडी हम लोग देखते हैं। लिखा है, आप एक ऐसे दूरस्थ जनजाति जिले के निवासी हैं जहां कुपोषण व्यापक रूप से विद्यमान है। उपचारात्मक उपाय के रूप में जिला मजिस्ट्रेट ने विशेषकर वर्तमान में जिले में परती पड़ी भूमि पर बाजरा की खेती प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम आरंभ किया है। हालांकि अधिकारी का यह सुविचारित कदम स्थानीय आदिवासियों की ओर से कठोर आलोचना का विषय बन गया है, क्योंकि इससे न केवल उनकी युगों पुरानी खान पान की आदतें परिवर्तित हो सकती हैं, बल्कि उनकी पारंपरिक कृषि पद्धतियां भी बदल सकती हैं। वे अपने वर्तमान फसल उत्पादन पैटर्न को जारी रखने के लिए एक और कारण के रूप में बाजरा की कम लाभप्रद कीमतों का भी उदाहरण देते हैं। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम बताया, बोला है कि जो आदिवासी लोग हैं वो पारंपरिक फसलों को जारी रखना चाहते हैं, बाजरा खेती नहीं करना चाहते हैं, और कहते हैं कि बाजरा की कीमत कम है, एक कारण ये भी है। तो अब बोला है, एक सिविल सेवक अभ्यर्थी के रूप में जिसकी जनजातीय क्षेत्रों के विकास में गहरी रुचि है, आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ABC 3 प्रश्न पूछा है, आपको उत्तर एक सिविल सेवक अभ्यर्थी के तौर पर लेना, न कि ध्यान रखिएगा जिला मजिस्ट्रेट के रूप में। तो ये ब्लंडर मत कीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि मुद्दे और चुनौतियां बताइए। दूसरा क्वेश्चन है हितधारक उनके हितों की पहचान कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है कि क्या कार्रवाई करेगा जिला मजिस्ट्रेट, क्या कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट को करनी चाहिए। तो इस आधार पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो इस आधार पर आप अपने उत्तर को लिखेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी हिंदी की जो मेंस की टेस्ट सीरीज है वो ऑलरेडी चल रही है। और अभी जो संडे को हम लोग ने ओपन टेस्ट रखा था, संडे को ओपन टेस्ट में लगभग 30-35 लोगों ने वो कॉपी लिखी है। तो रात में 8 बजे हम लोग आज उसको कॉपी को डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से केस स्टडी की रूपरेखा की जाए। तो आप एक दूरस्थ जनजाति जिले के निवासी हैं जहां कुपोषण व्यापक रूप से विद्यमान है, ठीक है। उपचारात्मक उपाय के रूप में जिला मजिस्ट्रेट ने विशेषकर वर्तमान में जिले में परती पड़ी भूमि पर बाजरा की खेती प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम आरंभ किया है। तो जिला मजिस्ट्रेट ने क्या किया है कि भाई कुपोषण समाप्त हो जाए, इसके लिए मोटे अनाज जिसमें बाजरा की खेती है उसको प्रारंभ करने का सोचा है। हालांकि अधिकारी का यह सुविचारित कदम स्थानीय आदिवासी की ओर से कठोर आलोचना का विषय बन गया है, ठीक है। अब देखिए, दोनों में टकराव शुरू हो रहे हैं, क्योंकि इससे न केवल उनके युगों पुरानी खान पान की आदतें परिवर्तित हो सकती हैं, बल्कि उनकी पारंपरिक कृषि पद्धतियां भी बदल सकती हैं। सीधी बात है, पहले पता नहीं क्या क्या खाते थे, महुआ खाते थे, गेहूं खाते थे, जो भी खाते थे, जो स्थानीय उत्पाद है वो खाते होंगे। अब आप बाजरे की खेती कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, युगों पुरानी उनकी खान पान की आदतें परिवर्तित हो सकती हैं। वे अपने वर्तमान फसल उत्पादन पैटर्न को जारी रखने के लिए एक और कारण के रूप में बाजरा की कम लाभप्रद कीमतों का भी उदाहरण देते हैं। तो जनजातियां वो कह रही हैं कि भाई बाजरा की कीमतें भी कम हैं, तो हम तो इसीलिए और अपनी जो पारंपरिक खेती कर रहे हैं वही करेंगे, क्यों भाई नुकसान क्यों झेलें। एक सिविल सेवक अभ्यर्थी के रूप में जिसकी जनजातीय क्षेत्रों के विकास में गहरी रुचि है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उम्मीद अब तक आपने केस स्टडी पढ़ा होगा, कुछ रूपरेखा बनाई होगी। सबसे जो बड़ी बात है, अभी मैं प्रश्नों के उत्तर पे नहीं जा रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है। जो पहला एक्सपर्ट टिप्स के बारे में बात करें, अपने पद को ध्यान में रखें। हर बार जो अब तक हमने 2 केस स्टडी डिस्कस की थी, आप सिविल सेवक रहते थे, जनरली आप मजिस्ट्रेट थे या एसपी थे। वर्तमान में आप सिविल सेवक के अभ्यर्थी हैं, तो ध्यान रखिए कि आप अभ्यर्थी हैं, और साथ में आप क्या हैं, दूरस्थ जनजाति जिले के निवासी हैं, यानी उसी जनजाति समुदाय से आए हैं जो ये समस्या झेल रहा है। आपको ये चीज अब जो ये केस स्टडी है, इसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आप सिविल सेवक नहीं है, डिसीजन मेकिंग आपकी जिम्मेदारी वर्तमान में नहीं है, लेकिन आप एक अभ्यर्थी हैं सिविल सेवक के। और जब ऐसा प्रश्न आए, सीधी बात है, मान लीजिए आपका पद हो और आपको अपने पद के हिसाब से ही मूल्यों का चयन करना होता है और उसी हिसाब से आंसर राइटिंग करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, अगर आप शिक्षक हैं तो शिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए, शिक्षक के अंदर अपनी बातों को समझाने का यानी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो शिक्षक के मूल्य होंगे कम्युनिकेशन स्किल। शिक्षक क्या हो, एक अच्छा लीडर हो, उदाहरण प्रस्तुत करता हो, ठीक है। इसके अलावा शिक्षक का और गुण क्या होना चाहिए, भाई मेहनती हो, अपने सब्जेक्ट से प्यार करता हो, यानी सब्जेक्ट की समझ हो उसको,
ठीक है। आप कह सकते हैं शिक्षक के अंदर ये कुछ गुण होने चाहिए, है ना। इसके अलावा आप इमोशनल इंटेलिजेंस चाहें तो गुणों में ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप वर्तमान में क्या है, एक सिविल सेवक अभ्यर्थी हैं, ठीक है। सिविल सेवक अभ्यर्थी यानी आपके अंदर कौन से गुण होना चाहिए जो सिविल सेवक के अंदर महत्वपूर्ण गुण होते हैं, कौन कौन से। पहली बात आप ऐसे समझे, इसीलिए मैंने लिखा है दूसरा स्टेप, पद के हिसाब से मूल्यों का चयन अपने अंदर सोच लें, ठीक है। तो आपके अंदर कौन कौन से मूल्य होने चाहिए एज अभ्यर्थी। आपके अंदर समानुभूति होना चाहिए, जो समाज के वर्ग हैं, विभिन्न वर्ग, उनके प्रति समानुभूति, सहिष्णुता होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपके अंदर विभिन्न गुण, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, वस्तुनिष्ठा होना चाहिए, और एक जो महत्वपूर्ण बात है एज अभ्यर्थी, आपके अंदर अनुच्छेद 51 क के तहत वर्णित क्या होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये होना चाहिए, ठीक है। सीधे कहा गया ना अनुच्छेद 51 में। तो आप यहां पर सिविल सेवक अभ्यर्थी हैं, उसके हिसाब से आपको अपने मूल्यों का चयन करना है, और वो दिमाग में सोचिए आपको आंसर राइटिंग करनी है। फिर तीसरी बात, जो तीसरा एक्सपर्ट टिप्स है, सरकारी योजनाएं ध्यान में रखें जो चलाई जा रही हैं। इन चीजों के लिए, इन समस्याओं के लिए जो सरकारी योजनाएं कुछ चला रही है, उसको ध्यान में रखें। एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है, मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करने वाला हूं, ओपी चौधरी, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर, जो कि एक जनजाति जिला है, वहां के डीएम है, और उन्होंने वर्तमान में आप देखेंगे उन्होंने नालंदा लाइब्रेरी वहां पे ओपन की है। इनके बारे में एक बार अवश्य पढ़ें। इन्होंने बहुत सारी केस स्टडीज, बहुत सारी समस्याओं को वहां पे सॉल्व किया है। एजुकेशन रिफॉर्म्स बहुत अच्छे से किया है, जनजातियों में कुपोषण की समस्या का समाधान बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो कृपया इनकी केस स्टडी आप एक बार अवश्य पढ़ने की कोशिश करें। नहीं पढ़ पाएंगे तो मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की, ठीक है। प्रश्न है, तो आपने केस स्टडी अब तक समझ ली होगी। उपयुक्त परिस्थिति में सम्मिलित प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां क्या हैं, ठीक है। एक बार प्रश्न ए पढ़िए, पार्ट ए ये है। पार्ट बी है, हितधारकों और उनके संबंधित हितों की पहचान कीजिए, पार्ट बी है, ठीक है। सी है, आदिवासियों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकने वाली कार्यवाही का सुझाव दीजिए। यानी आपको अब जिला मजिस्ट्रेट को सजेशन देना है, ठीक है। आपको कुछ कार्यवाही खुद नहीं करनी है, यहां पर आपको सजेशन देना है, ठीक है। ये बात को समझिए। अब एक दो चीजें आपको और दिमाग में रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए उसको हम थोड़ा सोचते हैं। देखिए, जो पहली बात है कि बोला है प्रमुख हितधारकों और उनके हितों की पहचान कीजिए। तो आप जब हितधारकों और उनके हितों का पहचान कर लेंगे, ठीक है, ये एक केस स्टडी का बहुत महत्वपूर्ण अवयव होता है। कोई भी केस स्टडी हो, आपको पहले थिंकिंग यही आनी चाहिए, हितधारक क्या है केस स्टडी में, सबके हित क्या है। भले से प्रश्न में पूछा हो ना पूछा हो, आप लिखे मत लिखें, एटलीस्ट माइंड मैप, जो दिमाग के अंदर जो आप मैपिंग करते हैं, एटलीस्ट वहां पे आपके अंदर हितधारक क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे वर्तमान केस स्टडी की मैं बात करूं तो आपको 2-3 हितधारक दिख रहे होंगे। एक तो जनजाति जिले के अन्य निवासी, जो जनजातियां हैं वो। दूसरा, एक सिविल सेवक के अभ्यर्थी के रूप में आप स्वयं। तीसरा कौन है, जिला मजिस्ट्रेट है और जिला प्रशासन है, ठीक है, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। इसके अलावा व्यापक रूप से समाज एवं राज्य हमेशा एक क्या होता है, हितधारक होता है, ठीक है। सबके हित क्या क्या है एक बार खुद से ऐसे समझ लीजिए, आंसर राइटिंग में हम सीधे देख लेंगे। आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि भाई अपने मूल्यों का चयन ऐसे करूं और ऐसा सजेशन दूं कि ये समस्या का समाधान हो जाए। जिला मजिस्ट्रेट का कार्य क्या है, सरकारी योजनाओं का उचित क्रियान्वयन करे, ऐसा कोई कार्य न करे जबरदस्ती कि अविश्वास पैदा हो जनजातियों और जो जिला प्रशासन है। जनजातियां, उनका हित क्या है, उनका हित यह है कि उनकी परंपराओं का सम्मान हो, ठीक है, उनको खाने पीने आजीविका की उचित व्यवस्था हो, साथ ही कुपोषण की समस्या का समाधान हो। तो आप इस तरह से एक बार हितधारक और उनके हित, प्रश्न में पूछा हो मत पूछा हो, आपको अवश्य लिख लेना चाहिए। अब हम चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। देखिए, तो पहला पार्ट जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, प्रश्न का इंट्रोडक्शन, उसमें मैं क्या लिखूंगा, अपने मूल्यों को बताऊंगा कि मैं ये जो केस स्टडी सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। जब आप ऐसा इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इससे जो एग्जामिनर है उसके दिमाग में जाता है कि चलो एटलीस्ट एक सिविल सेवा के अभ्यर्थी के रूप में इसको अपने बारे में अवश्य पता है कि ये किन चीजों का प्रयोग करेगा। तो मैंने क्या किया, ये बताया इंट्रोडक्शन में कि जो उपरोक्त केस स्टडी दी हुई है, ठीक है, उसमें मैं इन मूल्यों का प्रयोग करने वाला हूं। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, उपरोक्त केस स्टडी के शॉर्ट में मुद्दों को भी बता सकते हैं। मैंने यहां पे मुद्दों को नहीं बताया है। देखिए, आपने अगर वही मैंने कहा कि 2 टाइप के अब तक अगर केस स्टडीज देखी होंगी, उनमें मैंने इंट्रोडक्शन में छोटे से, मतलब बहुत छोटे शॉर्ट में मैंने मुद्दों को बताया था कि ये जो केस स्टडी है उसमें ये मुद्दा है। लेकिन
इस केस स्टडी में आप देखेंगे तो पार्ट ए में पूछा ही गया है कि प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां क्या है। ठीक है, ध्यान में रखें, यहां पे सीधे पूछा गया है कि प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां क्या है। तो मैंने क्या किया, इंट्रोडक्शन में बता दिया कि मैं उपरोक्त केस स्टडी का सॉल्व करने के लिए इन मूल्यों का प्रयोग करने वाला हूं। मैंने उपरोक्त ऊपर ही बता दिया। तो क्या लिखा मैंने, एक सिविल सेवा के अभ्यर्थी के रूप में उपरोक्त मुद्दे के समाधान हेतु, या फिर आप लिख सकते हैं उपरोक्त कुपोषण के मुद्दे का समाधान हेतु। ठीक है, ऐसे लिख दें चाहे तो यही सही है, उपरोक्त मुद्दा लिख दें, वो ज्यादा क्लियर होता है। मुझे समानुभूति, करुणा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुच्छेद 51 क लिख दिया, भारतीय विविधता एवं परंपराओं का सम्मान आदि मूल्यों का प्रयोग करना होगा। तो मैंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं उनकी परंपराओं को बिल्कुल छोड़ दूंगा कि यार ठीक है जो कर रहे हो तुमको तो चेंज करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। मैंने क्लियर बताया कि मैं एक तो सिविल सेवा का अभ्यर्थी हूं, मेरे अंदर ये मूल्य होने चाहिए। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज ये है, जब आप एथिक्स का आंसर राइटिंग करते हैं तो जो वैल्यूज हैं, जो आप वैल्यूज का यूज करते हैं आंसर राइटिंग में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आपको वैल्यूज पता है, ये बात आपको हर आंसर में उल्लेखित करनी है। मैं इसीलिए आपने जितनी केस स्टडी देखी होगी वैल्यूज पे बेसिकली मैंने ज्यादा फोकस किया है। जो हमारे हर सब्जेक्ट, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, 4, सबके कुछ लिखने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, मैं जो मेरी आंसर राइटिंग की कॉपीज हैं जीएस 1, 2, 3, 4 की, एक एक करके डिस्कशन करके आपको दिखाऊंगा कि देखिए मैंने पेपर 1 में इस चीज में फोकस किया है, पेपर 2 में फोकस मेरा इस चीज पे था, पेपर 3 में फोकस इस चीज पे था, और पेपर 4 में फोकस इन चीजों पे रहा है। मैं एक एक करके उन चीजों को आपको एज अ होल डिस्कशन करने वाला हूं। लेकिन अभी वर्तमान में आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, पेपर 4 में जो कीवर्ड्स हैं वो वैल्यूज हैं, तो उसको याद रखें। तो पार्ट ए करते हैं, मुद्दे एवं चुनौतियां क्या क्या है। ठीक है, तो पहला मुद्दा क्या है, कुपोषण की व्यापक समस्या। ठीक है, ये सीधे आप बता सकते हैं, चाहे तो आप 1-2 लाइन एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि जागरूकता के अभाव के कारण जनजातीय क्षेत्र में कुपोषण की व्यापक समस्या विद्यमान है। ठीक है, तो आप इस तरह से चाहे तो थोड़ा सा 1 लाइन एटलीस्ट एक्सप्लेन कर देना चाहिए, यहां पे मेरी गलती है, मुझे करना चाहिए था। ठीक है, दूसरा मुद्दा क्या है, जनजातीय आबादी की बाजरे के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति। देखिए फिर से आप कीवर्ड्स को ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया है, फोकस किया है वैल्यूज पे। क्या हो रहा है, जनजातीय क्षेत्रों को नकारात्मक अभिवृत्ति है, मतलब उनकी जो भावनाएं हैं वो बाजरे के प्रति नकारात्मक है। ठीक है, वो चाहते नहीं है कि बाजरे की खेती हो, नकारात्मक अभिवृत्ति है। देखिए मैंने एथिक्स के जो कीवर्ड्स हैं उसका यूज किया है। ठीक है, ये बताया दूसरा मुद्दा एवं चुनौती है। तीसरा क्या है, बाजरे की लाभप्रद कीमतें सुनिश्चित करना। भाई एक इनका जो बात है जनजातीय क्षेत्रों की, एक बात ये भी तो इन्होंने कहा कि यार बाजरे की कम कीमत है, लाभप्रद कीमत ही नहीं है, तो हम बाजरे की खेती क्यों करें। तो तीसरी चुनौती यह आ जाती है कि बाजरे की लाभप्रद कीमतें सुनिश्चित करना। यानी आपको यह समझ में आ गया कि तीसरी चुनौती यह है। चौथी क्या हो जाएगी, अगर जबरदस्ती खाद्य पैटर्न बदलने से सार्वजनिक अधिकारियों के प्रति विश्वास में कमी हो सकती है। ये लिखना चाहिए, सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ ले। मैं कहना ये चाहता हूं आपसे कि अगर आप जबरदस्ती, जो डीएम ने सोचा और उसने कहा कि नहीं नहीं हमें तो करवाना ही है, और उसने जबरदस्ती फोर्सफुली लागू करा दिया कि इस पूरी पड़ती भूमि पे इस वर्ष से बाजरे की खेती होगी, नहीं तो कोई सरकारी योजनाओं को हम लागू नहीं करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, तो सार्वजनिक अधिकारियों के प्रति अविश्वास बढ़ेगा वहां पे, यानी विश्वास में कमी हो जाएगी। मैंने इस चुनौती को बता दिया। तो देखिए मैंने 4 मुद्दे और चुनौतियां शॉर्ट में ही पार्ट ए डिस्कशन कर लिया, क्योंकि आपको ध्यान रखना है आपको 250 शब्दों में ही उत्तर लिखना है। तो मैंने लगभग, आप देखेंगे इंट्रोडक्शन और ये जो पार्ट 1 है इसको लगभग 70 से 80 शब्दों में ही समाप्त कर दिया। अब दूसरा पार्ट फिर से 70 से 80 शब्दों में, क्या है, हितधारक एवं उनके हित। ठीक है, ये समझिए, यही तो पूछा है। सेकंड पार्ट पढ़े आप, क्या लिखा है, प्रमुख हितधारकों और उनके हितों की पहचान कीजिए। शुरू में ही मैंने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, हितधारक कौन है, हमेशा सजेशन आप फिर से ध्यान रखें, हमेशा हितधारकों को सबसे पहले चयन करना होता है। जब हितधारकों को चयन कर लेंगे तो मुद्दे और चुनौतियां अपने आप देखिए आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि हितधारकों का सिलेक्शन कर लें। तो देखिए जब आप हितधारकों को सिलेक्शन कर लेंगे तो जनजातीय क्षेत्रों में क्या है, कुपोषण की समस्या, क्या है, नकारात्मक अभिवृत्ति, यही तो हितधारक हैं। तो देखिए चुनौतियां आपको दिख जाएंगी सीधे सीधे। डीएम के लिए, डीएम एक हितधारक है, उसकी एक चुनौती क्या है, बाजरे की लाभप्रद कीमतें। ठीक है, आप भी एक हितधारक हैं, आपकी चुनौती क्या, आपको बताना है डीएम को कि भैया जबरदस्ती लागू करा दोगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। ठीक है, तो ऐसा मत करना।
तो बेसिकली आपको यह समझना होगा कि हितधारक और इनके हित किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो अवयव होता है। अब हम देखते हैं जनजातियां एज अ हितधारक, एज अ इंटरेस्ट ग्रुप देखते हैं। तो क्या है इनके हित, ठीक है, हितधारक और इनके हित। तो जनजातियां, इनका हित क्या है? कुपोषण का समाधान हो जाए, कृषि पद्धतियां एवं खान पान की आदतों में परिवर्तन हेतु इनको पक्ष को समझना अनिवार्य है। मतलब ठीक है, आपको जो आवश्यक जो परिवर्तन है समाज में लाना है, लेकिन इनका भी हित इसी में है कि आप इनके भी दृष्टिकोण को समझे, आप एक तरफा कुछ लागू करने का प्रयास ना करें, इनकी समस्याओं को भी सुने, समझें। बेसिकली आपको समानुभूति का जो मूल्य है उसको ध्यान में रखना होगा, और मैंने शुरू में ही यह लिख दिया है, ठीक है। दूसरा हितधारक कौन है? जिला प्रशासन एवं जिला मजिस्ट्रेट, ये हितधारक है। मैंने एक में ही लिख दिया, थोड़ा सा आसान हो जाता है लिखना। क्या है इनका हितधारक? कुपोषण की समस्या का समाधान। आप चाहें तो लिख दें ब्रैकेट में स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार। भाई देख रहे हैं वो पूरा क्षेत्र कुपोषण से ग्रस्त है, तो इनका एक हित क्या है कि स्वास्थ्य संकेतकों में जल्दी से सुधार हो, कुपोषण में सुधार हो। एवं बाजरे की खेती के लिए निर्णय को लागू करना, ठीक है। जो डीएम होता है या जो जिला प्रशासन होता है वो क्या करता है? सरकारी योजनाओं या सरकारी निर्णयों को उचित प्रकार से लागू करता है, और यह उसका एक प्रमुख हित होता है। हमेशा हर केस स्टडी में एक हित यही होगा कि जो योजनाएं हैं उसको लागू करना। तो ये भी हो गया, निर्णय ले लिया तो उसको लागू करना। तीसरा हितधारक आप स्वयं हैं। क्या है आपका हित? एक सिविल सेवक अभ्यर्थी एवं जनजाति समाज के छात्र के रूप में, दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। आप एक अभ्यर्थी भी हैं, साथ में उसी जनजाति समाज के छात्र हैं। अभिवृत्ति में परिवर्तन तथा जागरूकता सृजन उपाय के सुझाव देना, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। उपाय करना नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे, ठीक है, सुझाव देना, ठीक है। आपको ये बात समझनी होगी कि आप क्या है, एक सिविल सेवक के अभ्यर्थी भी हैं, जनजाति समाज के छात्र भी हैं। देखिए जनरली क्या होता है, लिखते लिखते कई बार मैं सोच लेता हूं और स्पीड लिखने की उतनी तेज होती नहीं है, तो जो आखिरी एक दो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े से, कई बार आप देखेंगे मेरी आंसर राइटिंग में थोड़े से आखिरी एक दो वर्ड जो लिखने चाहिए उसके बजाय थोड़े से चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अगर आप उपाय करना भी लिख देंगे तो बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, ठीक है। बस इस बात को समझें, नहीं तो कई लोग परेशान हो जाते हैं छोटी सी प्रॉब्लम आते ही सामने, और कई लोग घबराहट हो जाती है कि सर गलत तो नहीं लिखवा रहे हैं। तो ऐसा कुछ गलत नहीं है, ठीक है। बेसिकली आपको अच्छी अच्छी बातें इन लेक्चर्स में से उठा लेनी है, खराब बातों को मेरे लिए ही छोड़ देना है, क्योंकि आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमेशा मुझसे ज्यादा नंबर प्राप्त करना, ठीक है। ये लेक्चर एज अ बेंचमार्क आपको यूज करना है। तो मैंने सभी हितधारक और उनके हितों को बता दिया। अब मैंने सी पार्ट बताया, कार्यवाही का सुझाव, ठीक है। यही तो काम है, आपको क्या करना है, कार्यवाही का सुझाव देना है। अब देखिए, जब ऐसा प्रश्न पूछे कि आपको कार्यवाही का सुझाव दें, तो एक बात कंठस्थ कर लें दिमाग में, हमेशा कार्यवाही जब आप देंगे तो प्राथमिकता के आधार पर देंगे। जो भी सुझाव देंगे, जैसे यहाँ पे आपके पास चुनौतियां हैं, देखिए चुनौतियां हैं, आपने शुरू में चुनौतियां डिस्कशन की, इन्हीं चुनौतियों का तो समाधान होगा कार्यवाही का सुझाव। इस बात को आपको समझना होगा, आपको कुछ स्पेशल नहीं लिखना है। जब आपने केस स्टडी समझ ली तो बेसिकली आपका उत्तर लेखन हो गया, बस आपको चीजों को पिरोना है। आप इस बात को समझिए, जब आपने चुनौतियां समझ ली, मुद्दे समझ लिए, इसके बाद कार्यवाही का सुझाव बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चुनौतियों का एक एक समाधान आप बता देंगे कि कुपोषण की व्यापक समस्या, इसका समाधान, आबादी की नकारात्मक अभिवृद्धि का समाधान, बाजरे की लाभप्रद कीमतें सुनिश्चित करना, यही तो समस्या है, इसका एक एक समाधान लिख दीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए मैंने क्या लिखा, ठीक है। पहला, बाजरे के प्रति अभिवृत्ति परिवर्तन हेतु, यानी उनका नकारात्मक अभिवृत्ति थी, ठीक है, इसके परिवर्तन हेतु। अब एक सजेशन और, अभिवृत्ति परिवर्तन के कई उपाय होते हैं, जिसको बोला जाता है, अगर एथिकल कीवर्ड्स में मैं बोलूं तो इथोस, पैथोस, लॉगोस, अनुनयन। अनुनयन के 3 स्टेप्स होते हैं। बेसिकली जब हम अभिवृत्ति किसी का परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, अनुनयन करते हैं, ठीक है। अनुनयन, अनुनयन का इंग्लिश मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी हो, समथिंग जो भी होगा, तो अनुनयन करते हैं। और अनुनयन के 3 चीजें होती हैं अनुनयन की, इथोस, पैथोस, लॉगोस, ठीक है। इथोस, पैथोस, लॉगोस। आपको ये बात समझनी होगी कि आपको अभिवृत्ति परिवर्तन करना है तो इसी अनुनयन के गुण का, यानी अनुनयन के मूल्य का यूज करना है। देखिए मैंने कैसे किया। बाजरे के प्रति अभिवृत्ति आपको परिवर्तन करनी है। पहली बात, आपको धीरे धीरे चरणों में कृषि प्रतिस्थापन करना होगा। आपको ऐसे नहीं करना है कि यार इकट्ठे लगा दिया। भाई जनजातियों की जो पारंपरिक चीजें हैं वो भी तो आप ऐसा नहीं है इकट्ठे चेंज कर देंगे। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि यार ऐसा चलो चरणों में लागू करेंगे। पहले कुछ एरिया में, वहां पे रिजल्ट देखेंगे सही आ रहे कि नहीं, फिर अगले एरिया में,
फिर अगले एरिया में, और चरणों में भी इकट्ठे जो उनकी परंपरागत कृषि है उसको सीधे बाजरे से नहीं परिवर्तित करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, मिश्रित कृषि यानी पशुपालन के साथ जो उनकी वर्तमान कृषि चल रही है उसमें पशुपालन को ऐड कराएंगे ताकि उनकी आजीविका सुनिश्चित हो सके। उसके बाद करेंगे चलो थोड़ा सा पशुपालन कर लो, थोड़ा सा बाजरे की कृषि कर लो। और इसमें जो जो सरकारी योजना है आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिखें, कोई इशू नहीं पड़ता है। ठीक है, इस बात को आप समझे कि मिश्रित कृषि, पहले मैंने बस एग्जाम्पल दिया है और इतना एग्जाम्पल बहुत है, इतना समझा देना बहुत है कि पहले मिश्रित कृषि करेंगे, चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे। ठीक है, और आप देखेंगे गवर्नमेंट भी कोई योजना बनाती है तो चरणबद्ध तरीके से लागू करती है, और हमेशा जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो अपने आप को गवर्नमेंट ही मान के चलना है। दूसरा, समस्या का समाधान क्या था, उत्पादों की उचित कीमतें नहीं मिली थी, उसका समाधान क्या होगा, उत्पादों की उचित कीमतें सुनिश्चित करने हेतु पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित खरीद एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को आमंत्रण। यानी मैं क्या करूंगा, पीपीपी आधारित खरीद पे यानी सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी स्टॉकिस्ट दोनों को ऐड करूंगा। आप देखेंगे सरकार की बहुत योजनाएं हैं, जैसे भावांतर स्कीम है, निजी स्टॉकिस्ट है, ठीक है, ओपन मार्केट सेल है, ऐसी योजनाओं को लागू करूंगा वहां पे, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का आमंत्रण दूंगा वहां पे। बोलूंगा ऐसा है, आप लोग आइए, इस क्षेत्र में बाजरा उगता है और बाजरे की आप जो विभिन्न जो प्रसंस्कृत उत्पाद बनाए जा सकते हैं, चाहे आटा हुआ, चाहे रोटी हुई, जो भी हुआ, उन चीजों को यहां पर लगाइए। तो मैं ये आमंत्रण दे सकता हूं, यानी मांग बढ़ जाएगी, कुल मिला के डिमांड बढ़ जाएगी। फिर दूसरा, अनुनयन का उपाय करना पड़ेगा। ये मैंने सीधे लिखा क्योंकि ये एक एथिकल कीवर्ड्स होता है। ठीक है, जनजातियों को कुपोषण के दीर्घकालीन नुकसान को समझाना। देखिए, अनुनयन भी कई तरीके से होता है। एक होता है भय आधारित अनुनयन। मान लीजिए आपकी छोटी बहन है और एग्जाम टाइम में भी गेम खेल रही है, तो एक तरीका यह है कि आप उसको 2-3 झापड़ मारे, बोले चल पढ़ाई कर, और एक तरीका यह है कि उससे बोले यार ठीक है, मतलब खेल लो, मुझे क्या करना है, एग्जाम में फेल हो जाओगी। तो फिर अब आप समझ लीजिए, तो 2 तरीके हो गए ना, आपको दिख गया। एक तो फोर्सफुली आपने काम करा दिया, अपना उसका जो अभिवृत्ति था, बेसिकली एग्जाम को लेके उसकी अभिवृत्ति वर्तमान में नकारात्मक थी। आप ऐसे सोचें, एग्जाम को वो ध्यान नहीं दे रही थी, वो तो पढ़ाई कर गेम खेल रही थी मोबाइल में। आपने कहा एक तरीका कि मारा पीटा, अभिवृत्ति चेंज कराना है एग्जाम के प्रति, तो आपने कहा नहीं पढ़ाई करो, नहीं तो जान लो खैर नहीं है, हाथ तोड़ देंगे। दूसरा तरीका आपने ये कहा ठीक है गेम खेल लो, तुम्हारा ही मोबाइल है, तुम्हारा ही घर है, गेम खेलो आराम से, एग्जाम आएगा फेल हो जाओगी तो फिर ना नौकरी मिलेगी और घर से लोग भगा देंगे। तो यानी भय आधारित अनुनयन आप जब बच्चे पे कर सकते हैं, तो भय आधारित अनुनयन जनजातियों पे भी करिए। उनको बताइए, डर दिखाइए, यार देखो कुपोषण के बड़े समस्या है, दीर्घकालीन तौर पर कुपोषण के बहुत नुकसान है। उदाहरण के तौर पे स्वास्थ्य, आजीविका, मतलब आप कुपोषित रहेंगे तो यार दुबले पतले रहेंगे, स्टंटिंग वेस्टिंग की समस्या रहेगी, तो खाएंगे कैसे, खाएंगे भी तो अंदर जाएगा नहीं। और जब स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानव का विकास होता है, स्वस्थ दिमाग का विकास होता है, वो तो आपके साथ होगा ही नहीं, तो आपकी आजीविका भी संकट में रहेगी, स्वास्थ्य तो खराब रहेगा ही। तो जागरूकता प्रसार करना है इसके बारे में। और देखिए, जनजाति क्षेत्र हैं और जनजातियों में जागरूकता प्रसार कैसे हो सकती है, उसके तरीके यहां पे मैंने बता दिए कैसे करना है। जनजातीय खेलों, उदाहरण तीरंदाजी एवं लोक नाटकों, उदाहरण पंडवानी, छत्तीसगढ़ का पंडवानी। आप अभी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, और ये चीजें आपके दिमाग में होंगी। तो छत्तीसगढ़ में जो पंडवानी जैसे जो लोक नाट्य होते हैं, तीरंदाजी जैसे जो जनजातीय क्षेत्रों में जो खेल होते हैं, उनको आयोजित करना और उसके अंदर बताना कि कुपोषण एक बड़ी समस्या है, वहां पे लोगों को समझाना, इकट्ठा करके लोगों को अलग अलग तरीके से समझाना। तो मैंने ये बताया कि उनका अनुनयन किस प्रकार से करना है। फिर तीसरी बात मैंने क्या बताई, जनजातीय नेतृत्व के साथ समन्वय और उन्हें विश्वास में लेना होगा। भाई एक बात तो ये भी है ना कि जनजातीय नेतृत्व से बात करिए, क्योंकि जनजातियां हो सकता है कि कुछ लोग ना सुने आपकी बात, लेकिन अगर आप नेतृत्व को समझा लेंगे तो जनरली जनजातियों में एक बात होती है कि वह नेतृत्व के प्रति बहुत ही विश्वासु होते हैं। अगर जो लीडर है जनजातियों का, जैसे आपने अगर संथाल विद्रोह सुना होगा, सिद्धू कान्हू, ठीक है, इन लोग का नाम सुना होगा जो भी, तो आपने देखा होगा दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, जो भी है ऐसे विद्रोह जो भी हुए थे भारत में, जो ऐतिहासिक काल में हुए थे, देखा होगा लीडर के प्रति लोग एकदम समर्पित रहते हैं। तो लीडर ने अगर कह दिया कि ऐसा कर लो तो लोग फिर विश्वास कर लेंगे, आंख बंद करके वो काम कर लेंगे। तो जनजातियों में विश्वास पैदा करने से, वहां पे भिड़ने से अच्छा है लीडर से बुलाइए, उनसे बातें कीजिए, उनको मनाने की कोशिश कीजिए। तो मैंने वो बात बता दी कि नेतृत्व के साथ समन्वय, उन्हें विश्वास में लेना होगा। ठीक है, तो मैंने ये चीजें बता दी। तो देखिए मैंने क्या किया, उचित मूल्य भी सुनिश्चित कर दिया, इनकी नकारात्मक अभिवृत्ति थी। ठीक है, देखिए क्या था,
चुनौतियां क्या क्या थी? नकारात्मक अभिवृद्धि थी, मैंने उसको भी चेंज कर लिया। लाभप्रद कीमतें भी सुनिश्चित कर ली। कुपोषण की व्यापक समस्या के बारे में भी बता दिया। अब कुछ निष्कर्ष लिखूंगा। निष्कर्ष क्या लिखूंगा उसको देखिए। इसके अलावा दीर्घकालीन सततता के लिए, तो जो वर्तमान में हम प्रोग्राम कर रहे हैं इससे तत्कालीन रूप से तो काम हो जा रहा है, फिर मैं बोल रहा हूं कि दीर्घकालीन सततता के लिए ट्राइफेड, जो ट्राइबल कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, एक ट्राइबल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, जो भी इसका फुल फॉर्म होगा मुझे याद नहीं है, तो जो भी ट्राइफेड जैसी जो संस्थाएं हैं जो विपणन पे जोर देती हैं, उनके साथ विपणन एवं आजीविका सृजन हेतु एमपी लैड्स, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, स्कीम है, उसको लागू कराना। ग्राम गोद ले योजना आदि का उचित क्रियान्वयन एक उपयोगी कार्यवाही दृष्टिकोण होगा। तो मैंने बताया सरकारी कुछ योजनाओं के माध्यम से मैंने बताया कि देखिए ऐसा ऐसा किया जाए तो बहुत उपयोगी दृष्टिकोण से इन समस्या का व्यापक एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन इस समस्या का निकल सकता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको ये बात को ध्यान ही रखना चाहिए कि ज्ञान नहीं बल्कि समझ की परीक्षा है। तो समझ कैसे डेवलप होगी एथिक्स में? मैंने बार बार कहा आपको मूल्यों को रट लेना चाहिए।